कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का स्वागत है NCERT शॉर्ट्स चैनल में, और जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं विजन करेंट अफेयर्स की, और जिसमें 4 और 5 मई का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाएं और देख लें, पहले उसको कंप्लीट कर लें। पार्ट 2 खत्म होते ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम है प्रिंस, और चलते हैं बिना देरी किए पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है हमारा DRDO का उड़ता हुआ जासूस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट में सैप कहते हैं, सैप, ठीक है। तो बहुत ही धमाकेदार और ज्ञानवर्धक टॉपिक है, ठीक है। इस पे हम लोग जो है थोड़ा बात करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे जैसे कि घर की बात ही है, ठीक। तो आज जानेंगे कि DRDO ने क्या कमाल किया है और क्या बनाया है, ठीक है। और उन्होंने जो बनाया है उसको बेसिकली लोग कह रहे हैं उड़ने वाला जासूस, ठीक। तो पहले तो DRDO ने कमाल ही कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा एयरशिप बनाया है जो आसमान में बहुत ऊपर, मतलब कि बादलों से भी ऊपर आराम से उड़ सकता है। इसका नाम स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म रखा गया है, यानी कि सैप रखा गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, शॉर्ट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है भाई। सीधे शब्दों में समझे तो ये ऐसा है जो बिना ड्राइवर वाला एयरशिप है, मतलब इसमें किसी को बैठने की जरूरत नहीं है, किसी को चलाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा एयरशिप है जो बिना ड्राइवर के होगा, यानी ड्राइवरलेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एयरशिप, ठीक ना, एयरशिप। ये कितनी ऊंचाई तक उड़ता है? लगभग 17 से 22 किलोमीटर, धरती से 17 से 22 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, जहां हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, मतलब समताप मंडल है, वहां उड़ता है ये बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट जैसे उड़ता है। HAPS जो होता है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, उतनी ऊंचाई तक जाता है। ये उसी की तरह काम करता है, मतलब ये सैटेलाइट जैसा ऊंचा उड़ता है, लेकिन है ये एयरशिप। एयरशिप देख रहे हैं आप, मतलब हवा में उड़ता हुआ शिप जैसा लग रहा है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि ये हवा में बहुत लंबे टाइम तक टिका रह सकता है, ठीक है। इसको बनाया है किसने? इसको बनाया है DRDO की एक लैब, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ADRDE, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये है आगरा में स्थित, आगरा में, ठीक है, यूपी में, ठीक है, आगरा में स्थित है। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी था? देखिए, जो सैप है ना, ये हमारी पृथ्वी का अवलोकन करेगी, ठीक है, मतलब धरती पर नजर रखेगी, और साथ ही साथ खुफिया निगरानी और टोही भी लेगी, मतलब इंटेलिजेंस सर्विलेंस होगा, ठीक है। और बेसिकली क्या कहते हैं इसको? इंटेलिजेंस सर्विलेंस, रिकनेसेंस, ठीक है, ISR के काम में भी बहुत हेल्प करेगा, मतलब दुश्मन क्या कर रहा है, कहाँ छिपा हुआ है, ये सब पता लगाने में बहुत काम आएगा। तो सैप काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि एक मानव रहित, मतलब बिना ड्राइवर के एयरशिप है। अब ये हवा में कैसे टिकता है, इसको 2 तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो एरोडायनेमिक, ये हवा से भारी हो सकता है, लेकिन है नहीं, जैसे हमारे फिक्स्ड विंग वाले जो हवाई जहाज होते हैं वो हवा से भारी होते हैं। दूसरा है एरोस्टैटिक, तो दूसरा वाला जो तरीका है ना, उसी में सैप आता है, इसी कैटेगरी में। ये हवा से हल्का होता है, जैसे गुब्बारा होता है, ठीक है, और ये बड़ा एयरशिप है, ठीक। और ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। बेसिकली इसके अंदर हीलियम गैस भर दिया जाता है, ये हीलियम गैस के कारण ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है इसको उड़ाने के लिए, जो हवा में हल्की होती है, ठीक है ना। हीलियम गैस जो है हवा से हल्की होती है, इसे ऊपर उठाने में मदद करती है। और ये चलता कैसे है, मतलब इसको पावर कहाँ से मिलती है? तो ये चलता है सौर ऊर्जा से। इसके ऊपर जो है सोलर एनर्जी से, मतलब सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, जो ये सोलर एनर्जी को जनरेट करता है, ठीक। और दिन में सूरज की रोशनी के एनर्जी को स्टोर करता है, उससे उड़ता है। और रात में उड़ने के लिए इसमें ऑन बोर्ड बैटरियां होती हैं वो लगी हुई है, ठीक, तो उससे उड़ता है रात में। तो इसका बहुत सारा फायदा है। अब क्या क्या फायदा है वो भी देख लेते हैं। लगातार निगरानी करता रहेगा,
ठीक है। ये सैटेलाइट हवाई जहाजों के मुकाबले किसी भी एरिया पर कई दिनों तक, हफ्तों तक नजर रख सकता है। सोचिए बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखने के लिए कितना हेल्प मिलेगा इससे। मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म है ये, इसमें हम कैमरा, रडार, टेलीकॉम इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं। इससे बॉर्डर की निगरानी, ठीक ना, आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ या भूकंप, इन सब में भी मदद मिल जाएगा। खुफिया मिशन अगर कोई चलाना हो तो उसमें भी मदद मिल जाएगा। सैटेलाइट और ड्रोन से ये बेहतर है, ये कुछ ऐसे काम भी कर सकता है जो सैटेलाइट ड्रोन नहीं कर पाते हैं। ये सैटेलाइट जितना बड़ा एरिया कवर कर सकता है लेकिन कम खर्चे में, और सबसे अच्छी बात है कि इसे जल्दी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो डीआरडीओ का ये जो सैप है वाकई में एक कमाल की चीज है भाई, और इससे हमारी देश की सुरक्षा निगरानी की जो ताकत है वो बढ़ेगी, ठीक। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है हमारा कलेश्वरम जो है, वहाँ लिफ्ट सिंचाई परियोजना हुई थी और उसमें जो है गड़बड़ी आ गई। तो क्या गड़बड़ी आई है, क्या सब बात है, वो भी देख लेते हैं। तो दुखद खबर है, राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा प्राधिकरण जो है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है, ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि 2023 में जो बाढ़ आई थी उससे कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है उसके बैराज के स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है, ठीक। अब एनडीएसए यानी कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण क्या है ये भी जान लेते हैं। ये एक सरकारी संस्था है जो हमारे देश के बड़े बड़े बांधों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। इसको 2021 में कानून बनाकर स्थापित किया गया था। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या है वो भी जान लेते हैं। KLIP, क्लिप कहते हैं इसको शॉर्ट में। ये तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बनी एक बहुत बड़ी परियोजना है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा, और ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी मतलब वो नदी है जो जिसका सोर्स जो है हिमालय से नहीं है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और आपको एक बात पता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना थी, ठीक है। अब ये लिफ्ट सिंचाई क्या होती है, इसमें पानी को पंप या बड़े बड़े टैंकों के जरिए ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है और फिर वहां से नहरों के जरिए जरूरतमंद जगहों पर पानी दिया जाता है। ये परियोजना लगभग 500 किलोमीटर में फैली हुई है और 13 जिलों को कवर करती है। इसमें लगभग 1800 किलोमीटर लंबी नहरों का नेटवर्क है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में बाढ़ के नुकसान की खबर थोड़ी चिंताजनक है भाई, क्योंकि ये परियोजना तेलंगाना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक। खैर, समझ गए आप सारी बात? नहीं समझे तो फिर से इस टॉपिक पे जो मैंने बोला उसको एक बार सुन लीजिए, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा खेती और बिजली एक साथ, एग्री फोटोवोल्टिक्स, APVs कहते हैं इसको। APV जो है वो बड़ा है और S जो है छोटा है, APVs। तो एक अच्छी खबर है, ठीक है। आजकल एक नया तरीका आ रहा है जिससे जो है किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और जमीन का भी सही इस्तेमाल हो सकता है। इसे कहते हैं एग्री फोटोवोल्टिक्स, ठीक है। एग्री फोटोवोल्टिक्स यानी APV, ठीक। एग्री फोटोवोल्टिक्स क्या है, APVs क्या है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, ये एक सोलर फार्मिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में एक साथ खेती भी की जाती है और सोलर पैनल भी लगाकर बिजली भी बनाई जाती है। मतलब आम के आम और गुठली के दाम, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स क्या है, देखिए, सोलर पैनल मेन पार्ट है जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सौर ट्रैकिंग प्रणाली। ये पैनल जो है वो सूरज की दिशा के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिस तरफ सूरज घूमेगा उसी तरफ ये भी घूमता रहता है, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली बन सके। छाया सहिष्णु फसलें, कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो सोलर पैनल की छाया में भी अच्छे से बढ़ सकती हैं और तेज हवाओं से भी बची रह सकती हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं किसानों के लिए? देखिए, पहला फायदा, अगर फसल खराब हो जाए तो बिजली बेचकर पैसे मिल सकते हैं। इससे खाना और बिजली दोनों सुरक्षा मिल सकती है। पर्यावरण के लिए क्या फायदा है, कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, पानी बचता है क्योंकि सोलर पैनल की छाया में वाष्पीकरण कम होता है और जमीन का भी सही इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब
ये एपीवीज जो है वो किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ठीक है, अगर सरकार इस तरह की चीजें कर रही है तो बहुत ही बढ़िया है किसानों के लिए। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कि भारतीय सेना को मिले नए हथियार। इसका नाम है ईगला एस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, जो इनके हाथ में है। ठीक, ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब फॉर्मेशन है। ठीक, देखिए हमारी सेना जो है वो भारतीय थल सेना को दुश्मनों के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए रूस से नए ईगला एस, ये नया मिसाइल सिस्टम है, वो मिला है। ठीक है, ईगला एस है क्या? ये एक मेन पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब इसको आदमी अपने कंधे पे रख के चला सकते हैं। ठीक है, ठीक, मैन पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब इसे एक आदमी उठाकर ले भी जा सकता है। कंधे से दागी जाने वाली यानी बंदूक की तरह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको खासकर उन जगहों पर तैनात किया जाता है जहां खतरा ज्यादा होता है, ताकि हमारी जमीनी सेना सुरक्षित रहे। अब क्या है कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसका। इसकी खास बातें क्या है? इसकी खास बात यह है कि इंफ्रारेड होमिंग होता है, यानी ये गर्मी को पहचान कर टारगेट को हिट करता है। ठीक है, मतलब ये दुश्मन के हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के जो इंजन से निकलने वाली गर्मी होती है उसको पकड़ लेता है, उसी को निशाना बनाता है। अब इसका दूसरा फायदा क्या है, खास बात क्या है? दागो और भूल जाओ। एक बार दाग देने के बाद अपने टारगेट के पीछे, मतलब इसको आपको नहीं पड़ना है, ये भी नहीं सोचना है कि निशाना लगा कि नहीं लगा, ये खुद ही मिसाइल उसके पीछे पड़ जाती है। ठीक है, तेज और छोटे टारगेट को मार सकता है। ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर जैसे छोटे और तेज उड़ने वाले जो टारगेट्स होते हैं उसको भी आसानी से गिरा सकता है। इसका रेंज 6 किलोमीटर दूर तक है और 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को भेज सकता है। ठीक, ये नए मिसाइल सिस्टम हमारी सेना को और भी ताकत बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा थैलेट और हृदय रोग का कनेक्शन। अब थोड़ा सेहत की बात करते हैं। हाल ही में एक स्टडी में पता चला कि एक केमिकल होता है जिसका नाम है डाई एथिल हेलिक्स। ठीक है, डाई एथिल हेलिक्स, 2 एथिल हेलिक्स कहते हैं इसको, ETHYL। ठीक है एग्जाइल। ठीक, और शॉर्ट में इसको कहते हैं थैलेट। ठीक, इसके संपर्क में जो है आने से क्या होता है, हृदय रोग हो सकता है और मौत का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। अब ये है क्या, थैलेट है क्या? इसको 20 थैलेट भी कहते हैं, 20 थैलेट, यानी 2 एथिल हेलिक्स जो है ये एक सिंथेटिक केमिकल है जिसको प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। पहले भी शायद हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर ही। ये रंगहीन और लगभग गंधहीन लिक्विड होता है। ये आसानी से हवा में नहीं उड़ता, इसलिए जहां ये बनता है वहां भी हवा में बहुत कम मात्रा में मिलता है। ये पानी के मुकाबले गैसोलीन, पेंट रिमूवर जो होता है और तेल जैसी चीजों में आसानी से घुल जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में पाया जाता है, जैसे खाने के कंटेनर जो होते हैं उसमें भी, कंटेनर जो खाना का आता है जिसमें खाना रख के आता है। ठीक, मेडिकल उपकरण अगर कोई आया, ठीक है, तो उसमें भी, खिलौना जो होता है उसमें भी, शैम्पू जो है और लोशन उसके बोतल में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के जो है प्लास्टिक का यूज कीजिए। इसका बुरा असर क्या होता है? इस केमिकल का असर खासकर पेट में पल रहे बच्चे, यानी बच्चे को नुकसान है। पुरुषों के प्रजनन तंत्र, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस पे इस तरह का इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि हम किन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अपने सेहत का किस तरह ख्याल रख रहे हैं। इस तरह की कोई चीजें होती हैं, कुछ किसी भी तरह का आपको तकलीफ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, मांगर बानी में पुराने पत्थर के हथियार मिले हैं। ठीक, ये देख सकते हैं, ये हथियार है पुराने जमाने के, सालों पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं और ये हमारा टॉपिक है।
तो अब इतिहास की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे अरावली की पहाड़ियों में एक जगह है मांगर बानी। यहाँ उन्हें निम्न यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के पत्थर के बने हुए हथियार मिले हैं। ठीक, मांगर बानी क्या है? ये पूरा पाषाण काल की एक जगह है और ये दिल्ली यानी एनसीआर का एकमात्र ऐसा जंगल है जो इंसानों के दखल से, यानी कि अभी भी वहां पे इंसान नहीं जाते हैं, ठीक है, बचा हुआ है उनके दखल से। अभी तक वहां पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह के नाम पे। ऐसे जंगल को प्राथमिक वन कहते हैं जहां अपने आप देसी पेड़ पौधे उगते हैं, अपने आप ही उगते हैं वहां पे देसी पेड़ पौधे। यहाँ क्या खास मिला है? यहाँ ऐसे सबूत मिले हैं कि आज से लगभग 1,00,000 साल, 1,00,000 साल, ठीक है, पहले से लेकर 1,000 साल तक, ठीक है, लोग रहते थे। यहाँ जो पत्थर के बने हथियार और गुफाओं में चित्र मिले हैं वे लगभग 20,000 से लेके, ठीक है, 20K to 40K साल पुराना है। ठीक, मतलब ये जगह हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए, तो कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई आपको, अगर कोई डाउट रह गया इसको एक्सप्लेन करने में, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए वीडियो को पीछे करके। ठीक, चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका से मिला जासूसी टेक्नोलॉजी हॉक आई 360। हॉक आई 360, ठीक है, और ये बेसिकली है क्या? ये देखिए डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है। अमेरिका ने भारत को जो है हॉक आई 360 दिया है। हॉक आई आप समझ सकते हैं, वो इंडियन में या फिर आप मार्वल की मूवी देखा, हॉक आई नाम है, ठीक है, तो वैसा ही हॉक आई 360 नाम की एक खास टेक्नोलॉजी बेचने की मंजूरी दे दी है। इससे भारत अपनी निगरानी की ताकत और बढ़ा सकेगा। बेसिकली अभी टेंशन बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप तो, ठीक है, पहलगाम अटैक के बाद तो काफी टेंशन बढ़ गया है, तो उसको लेके जो है इंडिया खुद को मजबूत कर रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है हमें। तो हॉक आई 360 जो है वो टेक्नोलॉजी है क्या? 360 का मतलब समझ रहे हैं? 360 समझ रहे हैं ना, पूरा मतलब चारों तरफ। इसमें 3 छोटे छोटे सैटेलाइट का एक ग्रुप होता है, ठीक है, 1 2 3 देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है घूमते हैं। ये सैटेलाइट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पकड़ते हैं, उनकी लोकेशन का पता करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? ये उन जहाजों का भी पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील इलाकों में अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS को बंद कर देते हैं, ठीक है, और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी समुद्री निगरानी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है, उसका भी पता लगा लेगा। तो क्या होगा कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें हमारी जो निगरानी है, समुद्री निगरानी, वो बेहतर हो जाएगी। अब हमारी सेना गैर कानूनी मछली पकड़ने और तस्करी जैसी गतिविधियों पर और भी सख्ती से नजर रख सकेगी और भी कार्रवाई कर सकेंगी, ठीक है। बेसिकली ये सब फायदे हैं इसके। तो ये इसका नाम है हॉकाई 360, ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिंधु जल संधि और बगलिहार बांध क्या है। देखिए पानी की बात है इसमें। सिंधु जल संधि जो हुआ था वो इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, ट्रीटी है जो कि निलंबन हो गया है। निलंबन के बाद भारत सरकार ने क्या किया है कि बागलिहार बांध जो था, ठीक है, बागलिहार डैम से पानी का बहाव अब कम कर दिया है। बागलिहार बांध क्या है? ये जम्मू और कश्मीर में चिनाव नदी पे, ठीक है, ये जो नदी है चिनाव नदी है, पर बना एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाव नदी क्या है? चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान के मिठान कोट से में ना सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ये जो चिनाव नदी है वो पाकिस्तान में मिठान कोट में सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के दोनों तरफ से निकलने वाली 2 धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। इसीलिए इसको कभी कभी चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है।
इसकी कुछ मेन सहायक नदियां हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर नदी कोई आ गया न्यूज में तो उसकी सहायक नदी भी जरूर आप याद रखिएगा। मियार नाला पहला सहायक नदी है, सोहल, मरुसुदर, लिद्दर नदी, ठीक है, ये सब झेलम मतलब चिनाब नदी की क्या है, सहायक नदी है। झेलम नदी भी पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब में ही मिलती है, ठीक है, सिंधु में नहीं मिलती, ठीक। तो अगर पूछे कि झेलम किस नदी में मिलती है तो चिनाब नदी में मिलती है, फिर चिनाब जाके सिंधु नदी में मिल जाता है, मिठानकोट में। सिंधु जल संधि को लेकर थोड़ा तनाव चल रहा है, इसलिए भारत ने एक कदम उठाया है, खासकर पहलगांव अटैक जो हुआ है उसी का सब परिणाम है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बताया है फिर से आप सुन सकते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म और उसकी एक प्रथा है संथारा, ठीक, अभी बहुत ही ज्यादा खबरों में है, ठीक है। तो संथारा कहते हैं, कहीं इसको सल्लेखना कहते हैं, कहीं पंडित मरण कहते हैं, कहीं सखम मरण कहते हैं। तो ये है क्या, ये जैन धर्म की एक धार्मिक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उपवास करके अपने जीवन का अंत करने का फैसला लेता है। माना जाता है कि ये जैन धर्म की शुरुआत से ही चली आ रही है और इसके बारे में जैन ग्रंथों में भी लिखा है। इसके प्रकार क्या है, त्रिविहार जिसमें खाना छोड़ दिया जाता है, पहला प्रकार है, लेकिन पानी पिया जा सकता है। दूसरा है चौविहार जिसमें खाना पानी दोनों छोड़ दिए जाते हैं और देह त्याग किया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार संथारा तभी किया जाना चाहिए जब मृत्यु नजदीक हो, यानी आप बूढ़े हो गए या आप बीमार हैं, आप जो मरने वाले हैं तब, या जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे, लाइलाज, बीमारी या अकाल जैसी बहुत बुरी स्थितियों के कारण अपने धार्मिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ है तब, ठीक है। इसकी कानूनी स्थिति क्या है, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संथारा को गैर कानूनी माना जाना चाहिए और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के बराबर माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। याद रखिएगा, धारा याद रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट का क्या फैसला था, ठीक है, और कौन सी धारा है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या फैसला किया, ठीक है। तो बेसिकली रोक लगा दिया। ये प्रथा हमेशा से ही विवादों में रही है, कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता मानते हैं तो कुछ इसे आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है भारत का अंगोला को रक्षा ऋण, ठीक है। तो आप अफ्रीका का मैप देखिएगा, ठीक है, उसके ठीक साइड में ये अंगोला है और अंगोला जो है उसकी राजधानी है लुआंडा, ठीक है। तो अगर याद रखना हो आपको कि राजधानी क्या है तो लुआंडा भी या लुआंडा भी आप याद रख सकते हैं, लुआंडा नाम है वैसे, ठीक, याद रखने का एक तरीका। बेसिकली क्या हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ है कि भारत ने अफ्रीकी देश अंगोला को $200 मिलियन का रक्षा ऋण, ऐसे यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ है उसमें $4.2 बिलियन का हुआ है, लेकिन भारत ने जो ऋण दिया है वो $200 मिलियन का दिया है, ठीक ना। डिफेंस क्रेडिट लाइन देने का ऐलान किया है, ठीक। तो अंगोला को आप लोग ठीक से देख लेंगे, ठीक है, अफ्रीका का आप मैप खोल के देख लेंगे, वैसे मैंने यहाँ पे मैप डाल दिया है, ठीक है। तो अंगोला कहाँ है, बेसिकली यही बात है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक, दक्षिण पश्चिम मतलब नीचे की तरफ, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो उत्तर में है इसके, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो उत्तर पूर्व में है, ठीक, किधर, दाईं तरफ ऊपर में। जाम्बिया जो है वो दक्षिण पूर्व में है इस साइड, ठीक है, और नामीबिया जो है वो दक्षिण में यानी नीचे की तरफ। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ क्या खास है, यहाँ पेट्रोलियम, हीरा, लोहा, फॉस्फेट, तांबा, सोना, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। यहाँ जाम्बेजी, कुआंगो और क्वांजा जैसी बड़ी नदियां भी हैं। कुआंगो नदी अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच बॉर्डर बनाती है। यहाँ की जलवायु ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, गर्मी रहता है, जिसमें सूखा मौसम भी होता है। यहाँ की जलवायु
पर उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी बेंगुएला जलधारा का भी काफी असर दिखता है। ठीक है, तो जो बातें मैंने बोली हैं गौर से सुनिएगा, नहीं अगर सुना है तो फिर से सुनिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का ये कदम अंगोला के साथ हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगा। ठीक, इसकी राजधानी जरूर याद रखिएगा और उत्तर पश्चिम में इसके कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर यूपीएससी या बीपीएससी में भी अब पूछने लगा है। ठीक है, ऐसे दे देगा कि एक देश है, इसके उत्तर में ये देश है, इसके उत्तर पश्चिम में ये, उत्तर पूर्व में ये देश है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ये देश है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक, तो आज हमने एक साथ कितनी सारी अलग अलग और जरूरी बातें जानी और खबरें जानी। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जो है करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसका बेल आइकन जो है वो भी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो जो अब हम लोग शेयर करेंगे आगे जितने भी, वो आपको मिलते रहे, कोई भी आपसे ना छूटे। ठीक है, जय हिंद।